हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2217वां एपिसोड, 2217th एपिसोड ऑफ नागपुर's नो अमरावती's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। आज से हम अमरावती में विमेन ऑफ द ईयर के एपिसोड्स कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ पारिक ब्रदर जूलर्स का। पारिक ब्रदर जूलर्स नागपुर प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ इन एसोसिएशन विद ड्रीम्स हब। हमारी आज की जो मेहमान है ये एक लेखिका है। इनका बहुत सारा वक्त जीवन में अपनी किताबों को लेकर, अपने लेखन को लेकर और एक ऐसी जर्नी जो आप तक जब पहुंचेगी तब शायद आप भी किताबों से प्रेम करने की कोशिश में लग सकते हैं। मुलाकात करते हैं विद मिसेस लता सिंघाई मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार। हम स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। अभी से अच्छी कि बचपन से अच्छी हैं लता जी? शुरू से ही अच्छी हूँ। खुश रहती हूँ। खुश रहती है। और जो आपके जीवन के बाकी जितने सदस्य हैं वो भी खुश रहते हैं आपके साथ? बिल्कुल। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास का माहौल भी खुश रहे। जी। आरवी में जन्म हुआ जी, बड़ी वहीं हुई। किस किस्म का जीवन, किस किस्म के सपने, किस किस्म का परिवार मिला? देखिए मैं हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी। मतलब देशभक्ति वो ब्लड में अपने आप आई हुई है जी और दानवीर कर्ण जैन समाज के जो पन्नालाल जी हैं जी। उनकी मैं पौत्रवधू हूँ। अमरावती में ब्याह कर आई। हमारा गांव छोटा है। आरवी जो गांव है वो यहाँ से 50-60 किलोमीटर पर है। जी। छोटा सा है पर वहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जी। जिसे हम वहाँ से पुस्तकें लेकर पढ़ते थे। यानी उस समय हमने मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, जो बड़े बड़े रचनाकार है, महादेवी वर्मा, बिल्कुल। इन सबको हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। और उससे बढ़कर एक बात ये थी कि वहाँ के कवि सम्मेलन जी जो हुआ करते थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। जी। सारी रात चलते थे। अमरावती से, नागपुर से, वर्धा से, यवतमाल से, मतलब आसपास के लोग भी उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आया करते थे। उन कवि सम्मेलनों में हमने आत्म प्रकाश शुक्ल, गोपाल प्रसाद नीरज, काका हाथरसी, शैल चतुर्वेदी, प्रभा ठाकुर, माया गोविंद, अशोक वाजपेयी, जी। मतलब ऐसे रचनाकारों को, गीतकारों को हमने वहाँ पे सुना है। जी। तो हुआ ये कि कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां आज भी जेहन में पूरे समय गूंजती रहती है और मेरे बच्चों की तो लोरियां भी वही कविताओं की पंक्तियां रही। लेकिन आप जब छोटी थी तब जिस परिवार में जन्मी उनका सरनेम क्या था, लास्ट नेम? भारल। भारल। तो विवाह से पहले भी आपका नाम लता था? जी हाँ। जी। तो लता भारल को कविता से जो आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ, वो इंट्रोडक्शन किसने करवाया? यही बता रही हूँ ना, कविता का इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं करवाया। हम जी। लोग जैसे कवि सम्मेलन सुनते थे, जी। कविताएं पसंद थी, पर जब पहली बार हमारे समाज के एक संत आए और उनका चातुर्मास हुआ, जैनों का चातुर्मास होता है जी। तो तब कहा गया कि महाराज जी के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ लिख के लाए। जी। और वो पहला मैंने उनके बारे में सोची कि 4 पंक्तियां लिखूंगी, पर वो एक पूरी कविता ही बन गई। और उसे जब मैंने पढ़ा तो सब लोगों ने बहुत सराहा। मतलब वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, कुछ एहसास होते हैं, कुछ लोगों की प्रशंसा होती है और कुछ अपनों की ही कहना चाहिए कि निंदा भी होती है जी। तो, और कुछ लोगों की चुनौतियां होती है, अपनों की चुनौतियां होती है। तो इन सब भावनाओं को, छोटे छोटे मुक्तकों को लिखते लिखते पता नहीं वो काव्य संग्रह कैसे बन गया और प्रकाशित भी हो गया। और सबसे बड़ी बात कि वो काव्य संग्रह, पहला ही काव्य संग्रह सांझ ढले जी। यह महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कृत किया गया था, संत नामदेव पुरस्कार से। दूसरी खासियत यह है इस पुस्तक की 2 रचनाएं हैं जी। गुजरात और महाराष्ट्र की पाठ्यशाला में शामिल की गई। अच्छा, उससे भी मजेदार बात यह है कि वो जब मैंने कविता लिखी थी जो, तो मेरे जेहन में ये बात थी कि मुझे इस तरह से कुछ रचना लिखनी चाहिए जो स्कूलों में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल।
हुआ ये था जी कि जब अब्दुल कलाम जी पहली बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, जी तब उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था ज्यादातर। उसमें उनका उल्लेख वही था कि बड़े बड़े सपने देखिए जी और उन सपनों को साकार करने का प्रयास कीजिए। जी। अब मुझे लगा मुझे भी कुछ संदेश देना चाहिए समाज को, बच्चों को। हम्म तो पर मैंने कहा मैं तो किसी पद पर नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा अपनी कलम की धार से लिख कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जी मैं एक हाउसवाइफ हूँ या इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, जो भी हूँ। जी। पर ऐसी कोई पद पे नहीं थी कि जो मैं लोगों को संबोधित कर सकूं। हम्म। मैंने वो कविता लिखी। जी और आपको बताऊं कि मुझे गुजरात से एक फोन आया, किसी के हाथ में मेरी पुस्तक गई वो, कि हम आपकी ये कविता पाठ्यक्रम में लेना चाहते हैं, जी आपको कोई ऐतराज तो नहीं? जी। मैंने कहा इससे अच्छा सौभाग्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता है मेरा। मतलब इस तरह से वो कविता, जिस तरह से हम, मतलब लोग बोलते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है, तो ये एक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने जैसे जैसे सोचा कि मुझे स्कूल के पाठ्यक्रम के लिए ये कविता लिखनी है, जी। ताकि बच्चों को मैं कुछ मैसेज दे सकूं, तो वही हुआ। उसके बाद एक मेरी कविता किसी सेंट्रल जेल की, गोवा के सेंट्रल जेल में वो पुस्तक पहुंची और वो किसी कैदी ने पढ़ी। जी उसका वहां से पत्र आया कि मैम, अगर ये कविता मैंने पढ़ ली होती तो मैं गुनाह के रास्ते पर नहीं चलता। अरे मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मुझे इतनी देर से क्यों ये कविता पढ़ने मिली। जी वो किसी ड्रग्स वग्स के इसमें वो जी पकड़ा गया था, जो भी था वो जी व्यक्ति। तो ये क्या होती है, छोटी छोटी खुशियां होती है कि कम से कम हमने एक व्यक्ति को तो भी हृदय परिवर्तन किया, जो गुनाह के रास्ते पे चल रहा था उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी घटनाएं बस घटती गई और लिखते गए। कलम लता यूं ही जी, चलती आप 45 साल पहले अमरावती आई थी, रही जी। तब के अमरावती और आज के अमरावती में क्या फर्क देखती है? तब का जीवन और आज के जीवन, तब के शहर आज के शहर, जमीन आसमान का फर्क है। जी मतलब जो आज जितनी तेजी से दौड़ रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, वो नहीं था। कुछ जिंदगी में स्थिरता थी, जी कुछ हम लोग ठहर के थे। एक जॉइंट फैमिली रहती थी तो रिश्ते नाते थे। जी अभी धीरे धीरे सारे खत्म होते गए। डेवलपमेंट हो रहा है, पर रिश्ते नाते, मानवीय रिश्ते कम होते जा रहे हैं, रिश्ते छूटते जा रहे हैं हम लोगों के। आप जब विवाह करके आई सिंघाई परिवार में, आपका फिर से जो एक जुड़ाव लेखन के साथ बना, उसमें सिंघाई परिवार के सदस्यों का की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि जब तक आपका परिवार आपको साथ नहीं देगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जी मेरी कविताओं का जब मैंने काफ़ी मेरी इकट्ठी हो गई और मैंने अपने पति से और बेटे से बात की कि मुझे प्रकाशित करनी है, जी तो उन्होंने एक सेकंड में कहा कि सबसे पहले आप यही काम करिए। क्योंकि हमें तो क्योंकि कविता मुझे विरासत में मिली नहीं, ना ही मेरे मायके में कोई ऐसा माहौल था और ना ही मेरे ससुराल में। जी तो उन्होंने कहा कि आपकी कविताएं आपके जाने के बाद रद्दी बन जाएगी, जी बेहतर है कि आप पुस्तक प्रकाशित करिए, कम से कम कुछ लोगों तक तो पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसी मतलब वाक्य को सुन के मैंने पुस्तक प्रकाशित, क्योंकि उस जमाने में भी पुस्तक प्रकाशित करना बहुत बड़ी बात थी। अमरावती में कोई ऐसे प्रकाशक नहीं है। जी ये मराठी बेल्ट पट्टा है पूरा। हाँ, मराठी बेल्ट है। तो यहाँ पे जो प्रकाशक होते हैं उनकी भी जो टाइप करते हैं लिमिटेशंस है उनकी। लिमिटेशंस हो जाते हैं, और उनको हम अपनी लिखी हुई कॉपी देते हैं, बिल्कुल। पर वो टाइप करते समय गलत कर देते हैं। आज तो कम से कम मोबाइल के थ्रू हम लोग भेजते हैं, तो आसानी से वो गलतियां नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से वो पुस्तक प्रकाशन हुआ और उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि भाई तुम क्यों कर रही हो। नहीं, लेकिन एक राइटर का जो चैलेंज रहा है, एक किसी भी राइटर के जीवन में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, वो है किताब। मेरे को ऐसा लगता है 2 किस्म की जर्नीज होती है। एक होता है किताब को बनाना, एक अच्छा लेखन करना, उसको छपवाना, प्रकाशित करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो है एक सही रीडर तक पहुंचना। आज वक्त के साथ किताबें कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बुक्स भी आजकल ऑनलाइन कॉपीज मिल रही हैं। लोग किताब पन्ने के साथ जो उनका जो एक पेपर के साथ जो उनका एक रिश्ता है, जो एक
छूटते जा रहा है, जो एक कनेक्ट है वो छूटता जा रहा है। आप जब ये सब चीज़ें देखती हैं, ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स को जब आप देखती हैं, तो अंदर कितना बुरा लगता है, क्या महसूस करते हैं? दुख तो बहुत होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम युवाओं तक या समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पाठक भी नहीं मिलते हैं और न ही वो युवा मिलते हैं। जैसे हमने भी एक किताब निकाली है, परमवीर चक्र विजेताओं की गाथाएं जी। ये परमवीर चक्र के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, इसमें साहित्य ही नहीं है जी। आप ढूंढ लीजिए, आपको कोई पुस्तक नहीं मिलेगी कि जिसमें एक साथ 21 लोगों के बारे में, आज तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, तो 21 लोगों के बारे में एक जगह इकट्ठी सामग्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको यूट्यूब पे कुछ मिल जाएगा, कुछ मूवीज बनी है तो वो एक एक हीरो पे बनी है जी। पर हम लोगों ने जो लिखी है वो एक साझा संकलन है, पूरे भारत से 21 महिलाओं ने यह पुस्तक लिखी है, कहानी लिखी है। मतलब उनके जीवन के तथ्यों के साथ उनकी जीवनी को एक रोचक कहानी का रूप दिया है हमने, और उसको मतलब हम चाहते हैं कि ये युवाओं तक पहुँचे, युवा प्रेरित होए, उनमें भी देशभक्ति या सैन्य में जाने की उनमें लालसा जगे जी। ये हमारा पर्पस है। अब देखिए, ये पुस्तक मैंने नितिन गडकरी जी को भी दी, राजनाथ सिंह तक भी पहुंच गई, नवनीत राणा को भी दी। यहाँ के कुलगुरु, अफसोस कि मेरे पुस्तक देने के बाद भी 1-1.5 महीने के बाद उनका निधन हो गया जी। तो पर ये चीज मैं चाहती हूँ कि ये सैन्य स्कूलों में या स्कूल कॉलेज में ये कहानियां लगाई जाए, ताकि बच्चे उससे प्रेरित हुए कि इतना हम लोग परमवीर चक्र के विजेताओं के बारे में जानते ही नहीं, जबकि ये भारत का सैन्य अलंकरण, सर्वोत्तम शौर्य सैन्य अलंकरण है, पर हम लोग कुछ नहीं जानते। आप बीइंग अ राइटर, राइटिंग एंड टॉपिक्स ऑफ राइटिंग है ना, मुझे ऐसा लगता है इसको लेकर ना मैं आपसे पूरा दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि ये आपका फेवरेट टॉपिक है ना। लेकिन एक तरफ लेखन चल रहा था जी, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, परिवार बड़ा हो रहा था, तो उसको बैलेंस आउट कैसे किया? ये गॉड गिफ्ट है मुझे लगता है। मतलब मैंने परिवार को भी बहुत अच्छे से बैलेंस किया। मेरे बच्चे आज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत नाम कमाया, कॉलेज में वो मेरिट स्टूडेंट रहे। वो एक बड़ा बेटा अमेरिका पढ़ने गया, छोटा ऑस्ट्रेलिया गया, और मैंने खुद ने इंडस्ट्री चलाई है। जब मेरे बच्चे बाहर गए थे पढ़ने के लिए, तो तब मैंने अपने पति को सपोर्ट करने के लिए मैंने खुद ने इंडस्ट्री चलाई है जी। पर मतलब जो विचार आते थे ना, तो मैं सब्जी छोकते छोकते कागज रहता था जी, उसमें लिख देती थी जी। तब तो मोबाइल नहीं थे जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मतलब इस तरह से जब भी कुछ दिमाग में आया तो अपना लिखते गए, ऐसा हुआ। आपका जो लेखन है, जो मैं आपकी किताबें देख रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा आपकी किताबों के नाम आप खुद ही बताएं एक एक करके, मैं चाहता हूँ आप अपनी किताब ऊपर करें। आपने पहली जो किताब लिखी वो उसका नाम है सांझ ढले। सांझ ढले। दूसरी किताब जो आई वो आई झरोखे मन के। झरोखे मन के। तीसरी किताब आपकी आई, ये थी इसका नाम है पाती प्रभु के नाम। पाती प्रभु के नाम, ठीक है। ये मतलब मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु की और गुरु की जी मुझ पर बड़ी कृपा है, और ये प्रभु को और गुरु को समर्पित भक्ति गीत है इस पुस्तक में। उसके बाद आई मेरी मोहे रंग दे। मोहे रंग दे जी। ये कहानी है, ये क्या है? नहीं, ये काव्य संग्रह है। हाँ। उसके बाद ये आई परमवीर चक्र विजेताओं की गाथा, ये कहानी संग्रह है, ये साझा संकलन है। इसकी में 21 महिलाओं ने ही कहानी लिखी है जी। और संपादिका भी हम दोनों महिलाएं हैं, इसमें मेरी भी कहानी भी है और मैं संपादिका भी हूँ इसकी, ठीक है। और ये है कोविड पर जी, जिस समय सारा संसार जी त्रस्त था जी, युद्ध था, एक वैश्विक युद्ध था जी, पर अस्त्र थे न शस्त्र थे, पर उस युद्ध में सिर्फ दवा और दुआएं काम कर रही थी जी। उस समय मैंने एक पुस्तक लिखी है कि मतलब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ सांसों का युद्ध चल रहा था, और तो कोई नहीं था जी। मौत जीत रही थी और जिंदगी हार रही थी जी। उस समय लोगों का मनोबल बहुत टूट रहा था। मैं खुद भी विचलित थी, जो राजनीति चल रही थी, जो देश में घटनाएं रोज घट रही थी जी। तो उस समय मैंने रोज तो नहीं, हर 3-4 दिन में मैं समसामयिक लेख लिखती थी।
और वो मैंने पुस्तक में पेपर में प्रकाशित किए थे। यहाँ का जो प्रतिदिन निकलता है अमरावती से, उसमें वो प्रकाशित होते थे और उसमें लोगों ने उसको इतना सराहा, यानी लोगों से 10-10 साल से मेरे कोई रिलेशन नहीं होंगे, पर उन्होंने कहीं से फोन नंबर निकाला और फोन करके मुझसे कहा कि आज तो सही में बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद। मतलब हम जो निराशा में डूब रहे थे, तो वो हमें लगा नहीं है ऊपर वाला, कभी तो हम पर रहम करेगा करके। तो इस तरह के वो जो लेख लिखे थे, और उसकी खासियत ये है कि मैंने सारे जो लेख के टाइटल थे वो पिक्चर के गानों पे दिए हुए हैं, जो पिक्चर के गाने हैं, और वो उस समय जो परिस्थिति थी, तो वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। उसको पढ़ो तो पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो ये फिर किसी ने मुझसे कहा कि आप इसको प्रकाशित करिए पुस्तक के रूप में, ये ऐतिहासिक धरोहर होगी। आज से 30-40 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो जैसे हम लोग प्लेग के बारे में सिर्फ सुनते हैं, हमें कुछ पता नहीं, इतने मालूम है कि पूरा गांव के गांव खत्म हो जाते थे प्लेग में। पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा उनके लिए, हाँ, कि वो पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें हुआ क्या हाँ, था। क्योंकि उसमें काफी कुछ वास्तविकता का ऐसा माहौल था। बिल्कुल। क्या सड़कें सुनसान हो गई थी, पंछी उड़ रहे थे और मानो बंद था घरों में। तो ये सारी चीजें वो लेख में आई हुई हैं सारे मेरे। तो उन्होंने कहा कि, तो मुझे भी उनकी बात पसंद आई कि हाँ, आज से 30-40 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उनके लिए तो कोरोना एक सिर्फ काल्पनिक कथा होगी कि ऐसा ऐसा हुआ। इससे वो शायद पूरी तरीके से जुड़ पाएंगे। इससे वो अगर वो पढ़ते हैं तो उन्हें काफी कुछ पता चलेगा कि कोरोना वास्तविकता में क्या था, उस समय क्या परिस्थिति, लोग कैसे जिए, क्या हुआ। तो ये जस्ट आज ही मेरी आई हुई है ये पुस्तक, और मैं लेकर आई हूँ। बहुत बहुत बधाई पहले बात तो आपको। आई एम श्योर ये किताब बहुत सारे लोगों के घरों तक जाएगी, बहुत सारे लोगों की लाइब्रेरी का हिस्सा बनेगी, है ना। ये वाकई में इसका कवर भी बहुत अच्छा है, कोविड-19 लॉक से अनलॉक तक, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत कवर है ये। लता जी, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि कभी तो ऐसी हवा चले, कौन कैसा है पता चले, है ना। तो लता जी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं? शुरुआत में तो आपने बताया आप हैप्पी गो लकी हैं, लेकिन आपका मी टाइम क्या होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम राइटिंग? और क्या करती हैं लता जी? जी मैं, देखिए, मैंने तो पहले बच्चों को पढ़ाया, मैंने कभी बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाई। तो मेरा फुल फोकस होता था कि बच्चे मेरे पढ़ें और बहुत उच्च शिक्षा को ग्रहण करें। तो शुरू के 15 साल मैंने उन्हीं पे दिए। उसके बाद फिर मेरे पति ने इंडस्ट्री लगाई, उन्हें सपोर्टिंग हैंड चाहिए था। तो जब बच्चे कॉलेज में चले गए तो मैंने इंडस्ट्री संभाली, और आपको बता दूं कि बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड भी अमरावती डिस्ट्रिक्ट से मुझे मिला हुआ है। बहुत बहुत बधाई। तो मतलब बस ऐसे ही मैं बिजी कुछ ना कुछ रहती हूँ। मैं समसामयिक लेख भी लिखती हूँ और समाज में भी मतलब आध्यात्मिक लेख भी लिखती हूँ। तो बस ऐसे ही समय निकलता है घर में। वक्त के साथ समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमारी संस्कृति के ऑपोजिट में जा रही है, जिसमें से एक ये है कि द नंबर ऑफ डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या सोचती हैं जब ये शब्द जहन में आता है, सिंगल मदर्स, नंबर ऑफ डिवोर्सेस इंक्रीजिंग? क्या कारण हो सकता है? क्यों भारत में रहने वाले लोग या भारतीय समाज में इस किस्म का एक चेंज ओवर आ रहा है? मुझे लगता है कि दोनों पक्ष में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों पक्ष में आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। समझौता पता नहीं है, क्योंकि आज लड़कियां भी अपने पैर पे खड़ी हैं, तो उन्हें लगता है कि मतलब वो एडजस्ट करना नहीं चाहती। तो एक तरह से ये जो शिक्षा, हम जो लड़कियों को भी पापा की परी जो बना के रखा है, वो भी एक हानिकारक है। दूसरा मोबाइल जो है, ये जो हम लड़कियों को देते हैं मोबाइल, तो शादी के बाद उनका हर समय अपने पेरेंट्स से छोटी छोटी बात, पहले कैसा रहता था, एक बार लड़की चली गई तो इतनी छोटी छोटी बातें पता नहीं चलती थी अपने माँ बाप को और वो ये शिक्षा देके भेजते थे कि तुमको वहीं रहना है, डोली यहाँ से निकली है, अर्थी वहीं से तुम्हारी उठेगी। मायके से इतना किसी को सपोर्ट नहीं होता था,
पर आज वो बात नहीं है। आज बच्चे खुद ही अपने पैरों पे खड़े हैं, तो उनको किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और अब तो डिमांड हो गई है, लड़कियों के पेरेंट्स की डिमांड होती है कि लड़के का खुद का मकान चाहिए, इतना पैकेज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये सारी जो डिमांड मुझे लगता है अभी लड़कियों की तरफ से ज़्यादा बढ़ रही है। जी। लड़कों की तरफ से कम है, लड़कियों की तरफ से थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। समाज को इस चीज़ को दिखावा ज़्यादा हो गया है, पेरेंट्स कर्जा ले लेके शादी करते हैं, तो ये सब सारे जो दिखावे हैं और इस तरह की जो परवरिश जो हो रही है, तो और दुनिया को मतलब पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा ढल रहे हैं बच्चे। और जो एक स्पेस वाली है, जो स्पेस शब्द जो आ गया है ना, तो उसमें कैसे बच्चे वैसे ही अपने पेरेंट्स से कट जाते हैं, मुझे स्पेस चाहिए जी। दिन भर वो अपने कमरे में बंद होके क्या कर रहे हैं आपको कुछ भी पता नहीं होता पेरेंट्स को। और पेरेंट्स ये सोचते हैं मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, मोबाइल के बाद वो उनको किससे जुड़ रहे हैं। आज तो सिर्फ फेसबुक से जुड़ के ही लोग शादी कर लेते हैं और कुछ महीनों के बाद डिवोर्स हो जाता है। तो पहले का जो सिस्टम था जी। और अभी का जो सिस्टम है, दोनों को थोड़ा थोड़ा हमको मिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा हम पाश्चात्य संस्कृति में ही रहे और पूरी तरह से पहले जो बिगर देखे शादी हो जाती थी जी। तो वो माहौल ही नहीं रहा अब तो। एक नए ऑथर, एक नई कवियत्री अगर अपनी किताब लेकर आना चाहते हैं, जी, क्या करें, कैसे लाएं, क्या सजेशन देंगी आप? मैं बोल रहा हूँ आज की एक ऐसी कवियत्री जो आपके जैसे खाना बनाते बनाते, एक होम मेकर है, खाना बनाते बनाते भी पॉइंटर्स लिख लेती है एक पेपर में और अपनी कविताओं का एक डायरी बना के रखी है। और कभी सोचा है कि कभी जीवन में मौका मिला तो कहीं पढ़ लेंगे और थोड़ी सी वाहवाही ले लेंगे, लेकिन अब तक ये बात उनको नहीं समझ में आई है कि एक किताब भी बनाई जा सकती है। क्या सजेस्ट करेंगे उनको? मैं तो यही कहूँगी कि अभी आजकल तो बहुत प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए। जैसे ये मेरी जो पुस्तक है, ये शॉपिज़ॉन करके एक है प्लेटफॉर्म गुजरात का, वो आपकी फ्री में पब्लिश करते हैं जी। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, तो उन प्लेटफॉर्म से अगर वो कंसल्ट करते हैं तो उनको वो मिल सकता है कि भैया वो अपना सारा मटेरियल उन्हें भेजे। और उनकी तो ऐसा है कि आप एक बुक लेना चाहो तो आप एक भी ले सकते हो, आपको 15, 20, 50, 100 लेने की जरूरत नहीं है। जबकि हम जब पब्लिश करवाते हैं तो शर्त होती है कि आपको 50 कॉपी लेनी होगी, 100 कॉपी लेनी होगी, अगर पेजेस कम हो जाएंगे, पर वो 25-30 हज़ार के नीचे कोई बजट नहीं होता है। बिल्कुल। और इतना हर कोई इसमें आप कुछ लिखते हो, आपको भलाई उसकी वैल्यू नहीं है जी। पर हो सकता वो किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हो जी। उससे उनकी ज़िंदगी बदल जाए सामने वाले की, तो उसको जरूर आप पब्लिश करवाइए, अपने शौक को जिंदा रखिए। अब आगे क्या लता सिंघाई जी के बकेट लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या करना है? और किताबें लिखनी है या कहीं घूमने जाना है या क्या करना है? घूमने तो मैं हर साल जाती हूँ। चलिए, वो विद फैमिली जाते हैं तो वो चीज तो हो जा रही है पूरी। और क्या है बकेट लिस्ट में? बकेट लिस्ट में तो अभी मुझे और पुस्तकें ही, मुझे एक बाल साहित्य लिखना है बच्चों के लिए। वो अभी फिलहाल मेरा वर्क उसी पे शुरू है कि मैं बाल कहानियां लिखूं, बाल कविताएं लिखूं, ये मेरा फोकस है अभी। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि मेरी जो परमवीर चक्र विजेताओं की गाथाएं हैं जी, या किसी सैन्य स्कूल में या स्कूलों में लगा दी जाए, पर अब वो पता नहीं किसके थ्रू कैसे जाएगी, क्या होगा। नहीं, इस वक्त जो व्यक्ति आपके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा है वो आपकी मदद इसमें जरूर करेगा। थैंक यू। है ना? जी। ये मेरा आखिरी सवाल होगा मतलब आपसे। मेरा नरेंद्र मोदी जी से मिलने की बड़ी तमन्ना है कि मैं उन्हें यह बुक दे के और उनसे बात करूं। ओके। अच्छा, चलिए देखते हैं ये इंटरव्यू अगर वहां तक पहुंचा तो ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचेगी। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब, क्योंकि आप खुद एक लेखिका हैं तो ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है कि अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, लता सिंघाई, उसके नीचे कौन सी एक ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा कोट या कौन सी एक ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? मुझे पता है यहाँ पर एक
बड़ी एक अलग स्थिति में हैं आप, बिकॉज एक लेखिका के लिए बहुत सारे शब्दों को जोड़ना बड़ा मुश्किल, लेकिन एक ऐसी चीज जिसमें आप बिलीव करते हैं। मैं यही कहूँगी कि चल पड़ो उन रास्तों पर, मंजिलें ज़रूर मिलेगी। मंजिलों की फितरत होती है, वो चलकर नहीं आती। बहुत बढ़िया। जीवन में आपको मौका ज़रूर मिलेगा, उसको उपयोग में लाइए और उस रास्ते पर चल पड़िए। लता जी, आपसे तकरीबन 130-40 किलोमीटर दूर आकर मुलाकात कर रहा हूँ। ये वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक बहुत एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ, मेरा पहला अमरावती का इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, और आई थिंक आई गॉट अ ग्रेट स्टार्ट, एंड उम्मीद है कि आपकी किताब एक सैन्य स्कूल में पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आप अब इसमें अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जी, और धन्यवाद। दूसरा ये कि आपकी सभी किताबें जब जो भी विषयों पे आप लिखें, आप बच्चों के लिए जो आप कविताएं लिखना चाहती हैं, बच्चों के लिए जो किताबें लिखना चाहती हैं, उसके अंदर में जो कंटेंट है, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो उनके जीवन में मोतियों जैसे वो पिरोएं और उन्हें जीवन में वो बनाएं जिस किस्म की कल्पना या सपना आप देखते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आप इस शो पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लता सिंघाई जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। आई थिंक ये इंटरव्यू एक गाथा से कम नहीं, जहाँ पर एक कवियत्री अपने, एक लेखिका अपने जीवन को कहाँ से कहाँ तक लेकर आई हैं। ये अगर आप वाकई में, और मुझे ऐसा लगता है बड़े, हमारी भी मर्यादा है, हमको बड़ा टाइम देखना पड़ता है कई बार, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप लता सिंघाई जी से सीख सकते हैं, और उनके जो जिस किस्म के पद चिन्हों पर वो चली हैं, अगर आप चलेंगे तो आई एम श्योर आप एक अलग एक लेवल पर पहुंचेंगे। एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये लता सिंघाई जी के जीवन को अपलॉड करने के लिए काफ़ी है, कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं लता सिंघाई की कहता हूँ, अपने काम के प्रति प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो हर चीज़ बड़ी बारीकी से देखती है, हर चीज़ को बारीकी से समझती है, अपने आसपास के दिए हुए संस्कारों को अपने अंदर में मोतियों जैसे पिरोकर आने वाले वक्त में अपने शब्दों के माध्यम से लोगों की जिंदगियों को टच करती है, और वो लोगों के इंस्पिरेशन का एक माध्यम बनती है, तो समझिए वो लता सिंघाई बन रही है। हर घर में एक लता जरूरी है। जी, धन्यवाद। जिंदा रहे। जय हिंद।